देखो यहाँ पर हम लोग थे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके सामने कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में लिखा हुआ है, और कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में हमने आपको कल कुछ बताया था। किस किस मेमोरी के बारे में बताया था? प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम और रोम के बारे में बताया, तो लिखाया नहीं था ना। रैम किसे कहते हैं? रैम किसे कहते हैं? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या करता है ये? रैंडम एक्सेस करता है, ठीक है। यानी कि थोड़ी देर के लिए। और कैसी मेमोरी होती है? वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल? वोलाटाइल मेमोरी होती है। पावर कट हो जाने पर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, ठीक है। हेडिंग डालो आप लोग सभी लोग पहले, रोम। रोम देखो, इसका पूरा नाम क्या होता है बेटा? रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी होता है। ये कंप्यूटर की नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। यह कंप्यूटर की नॉन वोलाटाइल ये कंप्यूटर की नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल मतलब अपरिवर्तनशील, मतलब स्थायी रहती है ये, ठीक है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। पावर कट हो जाने पर, हाँ उसी के आगे लिखो, पावर कट हो जाने पर भी ये स्वतः डिलीट नहीं होती। पावर कट हो जाने पर भी ये स्वतः डिलीट नहीं होती। देखो अगर हम बात करें बेटा रोम की, तो हमने आपसे बताया था मोबाइल फोन में रैम और रोम होती है, ठीक है। और कंप्यूटर और लैपटॉप की अगर हम बात करें तो रैम के साथ रोम तो होती है, लेकिन डेटा स्टोर करने के लिए HDD या SSD का यूज किया गया होता है। मोबाइल फोन में डेटा स्टोर करने के लिए रोम का यूज किया गया होता है, ठीक है। लेकिन रोम का तो फुल फॉर्म हो गया रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और क्या लिख लिया? ये एक तरह से रीड, इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। ये नॉन वोलाटाइल होती है, ठीक है। रोम का मतलब हो गया रीड ओनली मेमोरी, यानी इसके डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इसके डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, इसके डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। इसके डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। हो गया? देखो सबसे पहले बेटा आप लोग याद रखो रोम के बारे में छोटा सा फुल फॉर्म जो इसका है वो फुल फॉर्म, और उसी से बना दो डेफिनेशन, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसे हम केवल रीड कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, उसे हम बोलते हैं रोम, ठीक है। अब रोम के प्रकार, क्योंकि रोम तो आपके मोबाइल फोन में है, और मोबाइल फोन में जो भी डेटा स्टोर है वो आपके रोम में स्टोर है, और आप तो तुरंत डिलीट भी कर देते हो, मिटा सकते हो आप तो यहाँ पे आपको रोम के प्रकार समझने होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कुछ रोम ऐसी भी होती है जिसके डेटा को मिटाया जा सकता है, ठीक है। रोम का मतलब सिर्फ होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन अब हुआ ये, जब कंपनी वालों ने रोम बनाया उसके बाद दिक्कत कंपनी वालों को खुद होने लगी,
कुछ चीजें बदलाव करनी है तो कंपनी वाले खुद नहीं कर पा रहे हैं। अब तो प्रेजेंट टाइम में दूर से बैठे हुए कर देते हैं, आपके फोन में बस अपडेट आया और पूरा रोम में बदलाव हो गया, ठीक है, इंटरफेस चेंज हो गया। डायलर में देखो रोम जो होता है वो क्या क्या कहाँ कहाँ सेव है। आप लोग जब डायलर पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक तरह से डायल करने के लिए बटन ओपन होते हैं, ठीक है, टच स्क्रीन में। तो वो किसमें सेव है? वो रोम में तो सेव है कि जब कोई यूजर इस पे क्लिक करे तो ये ऑन हो। और जब आप उसमें 1 टाइप करते हो तो 1 टाइप हो जाता है, 9 टाइप करोगे तो 9 टाइप हो जाता है। तो ये सब कहाँ सेव है? ये सब एक तरह से आपके रोम में ही सेव होता है। सारी सेटिंग आप जो वॉलपेपर लगाते हो किसमें सेव होती है? रोम में सेव होती है। आपने मान लीजिए अपनी वॉलपेपर लगाए, आप अपने फोन को 100 बार बंद करके 100 बार खोलोगे तो क्या वो फोटो हट जाएगी वॉलपेपर? वो तो अरे कहाँ से हट जाएगी, वो आपकी लगी रहेगी, ठीक है, वो नहीं हटेगी, क्योंकि वो बेटा किसमें होती है? रोम में होती है। हमने आपसे क्या बोला? पावर कट हो जाने पर भी रोम में डेटा डिलीट नहीं होता है। जहां पे हमने सेटिंग जो कर दी वो बिल्कुल वैसी रहेगी, ठीक है। अब आप फॉर्मेट कर दो सेटिंग को तब वो चेंज होगी, नहीं तो उसको वैसी की वैसी ही रहेगी। ये रहता है आपका। तो रोम में जो है वो डेटा आपका एक तरह से हमने एक तरह से ऐसी मेमोरी होती है जो एक बार मान लीजिए अगर पावर कट हो गया तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन रैम में होता है ये कि अगर एक बार पावर कट हो गया तो तुरंत ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको बहुत याद रखने वाला, आपसे बोला जाए रैम कौन सी मेमोरी होती है, वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल? रोम कौन सी होती है, वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल? तो आप क्या बताओगे? रैम कौन सी होती है? रैम होती है वोलाटाइल, ठीक है, और रोम होती है नॉन वोलाटाइल। देखो जब भी ट्रिपल सी वगैरह में क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह के आते हैं, ठीक है, कि इसमें मेमोरी, इसमें रैम कौन सी मेमोरी है, ठीक है, वोलाटाइल होगा, नॉन वोलाटाइल होगा, ठीक है, और कैश होगा, और क्या कहते हैं बायोस हो सकता है। तो इन सभी इस ऑप्शन को आपको समझना होगा कि वो क्या है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल में चलता है आपका, ऑप्शनल में चलता है जो भी एग्जाम होता है, तो आपको थोड़ा ऑप्शनल के हिसाब से सीखते हुए चलना है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें रोम के प्रकार की, तो रोम के यहाँ पे आपके ये 3 प्रकार लिखे हुए हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। आप ईईपी रोम का फुल फॉर्म याद कर लो, बाकी ऊपर के हो जाएंगे कवर, ठीक है। राजा आप ईईपी रोम के फुल फॉर्म याद रख लो, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। क्या बताया हमने? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आपका यह ईपी रोम से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक हटा दो खाली, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम से क्या हो जाएगा? ई हटा दो तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम का होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये आपके फुल फॉर्म होगा। इन्हीं फुल फॉर्म से आप डिफिनीशन अपने मन से लिखोगे, ठीक है। हम एक बार बता रहे हैं फिर आप लोग लिखेंगे अपने मन से। आपसे बोला जाए बताइए पी रोम क्या होती है, तो आप बताएंगे ऐसी रोम, ठीक है। क्या बोलोगे? ऐसी रोम जिसमें डेटा को क्या करने योग्य होता है? प्रोग्राम करने योग्य होता है। ऐसी रोम जो डेटा को प्रोग्राम करने योग्य होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पी रोम। एक बार प्रोग्राम कर दिया डेटा अब हम डिलीट नहीं कर सकते, मतलब पी रोम में डेटा को मिटाया नहीं जा सकता है। आपके मोबाइल फोन में पी रोम में अगर आपने फोटो सेव कर दी है तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। बात समझ गए? आपने अपने वॉलपेपर मान लीजिए पी रोम में आपका वॉलपेपर लगा हुआ है तो उसे मिटाया नहीं जा सकता है। वैसे आप फिलहाल पी रोम में नहीं लगा पाते हो, पी रोम में कंपनी वाले लगा सकते हैं। यानी अगर आपने कहा कि भैया हमें 100 मोबाइल बांटने हैं अपने कॉलेज में, ठीक है, कंपनी वाले से डायरेक्ट आप बात करोगे कि हमें 100 मोबाइल बांटने हैं कॉलेज में और हम ये चाहते हैं कि उन 100 मोबाइल में मेरी फोटो लग करके आनी चाहिए, और ऐसी फोटो लग के आनी चाहिए कि स्टूडेंट चाहे इतनी कोशिश कर ले वो ना हटे, ठीक है। हाँ तो ऐसे ही होता है, तो कंपनी से होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो कंपनी से बात करेंगे हम, कंपनी वाले सीधे उसको पी रोम में सेव कर देंगे, ठीक है, और उसको फिर मिटाया नहीं जा सकता। एक बार जो प्रोग्राम कर दिया उसको नहीं मिटाया जा सकता। अगर आप उसको मिटाना चाहते हैं तो आप मदरबोर्ड चेंज करके नया मदरबोर्ड लगाएंगे, और जब नया मदरबोर्ड लगाएंगे तो आपका मोबाइल फोन का मतलब क्या हुआ? मेन तो मदरबोर्ड ही होता है। मदरबोर्ड हटा दिया अगर तो कुछ बचा ही नहीं। अब तुम 3-4 हज़ार रुपए का मदरबोर्ड अगर लगवाओगे तो फिर क्या फायदा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जैसे अब हमने कहा कि लैपटॉप बांटे गए थे, ठीक है, तो लैपटॉप में क्या अखिलेश यादव का फोटो आया करता था, ठीक है। अगर हमें उसको हटाना है तो हम किसी दूसरे का लैपटॉप का मदरबोर्ड उसमें लगा देंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि मेन तो होता है मदरबोर्ड पे ना। मदरबोर्ड पे रोम जो है उस रोम इंटरनल रहती है, उसमें
इंटरनल रोम में उसमें सेव कर दिया है फोटो, तो फिर वो फोटो लगी रहेगी। ठीक है, चलो अच्छा, अभी हमने आपसे क्या बोला, पी रोम के बारे में क्या बताओगे? ऐसी रोम जो प्रोग्राम करने योग्य है, इसमें जो स्टोर कर दिया है डेटा उसे हम मिटा नहीं सकते। ठीक है, ईपी रोम के बारे में क्या बताओगे? ऐसी रोम, ऐसी प्रोग्रामेबल रोम जिसमें इरेज करने का भी एक तरह से ऑप्शन है, हाँ भाई उपलब्ध है। ठीक है, अगर हम बात करें एक तरह से ईपी रोम, तो ईपी रोम में बोलोगे ऐसी प्रोग्रामेबल रोम जिसके डेटा को हम इरेज कर सकते हैं या इरेज करने योग्य है, उसे हम बोलेंगे ईपी रोम। ठीक है, ईपी रोम, ऐसी रोम जो जिसमें जो डेटा है उसको हम इरेज कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? ईपी रोम। लेकिन इसमें डेटा को इरेज करना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, समझ में आया? ऐसी प्रोग्रामेबल रोम जिसके डेटा को हम इरेज कर सकते हैं, लेकिन इरेज करना थोड़ा कठिन होता है, हार्डवेयर से इरेज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं, हार्डवेयर से। ठीक है, अब अगर हम बात करें ईईपी रोम, तो ऐसी रोम जिसके डेटा को हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इरेज कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ईईपी रोम। इसके डेटा को इरेज करना काफी सरल होता है। ठीक है, एक बार फिर से बताएं, फिर लिखोगे अपने मन से। देखो अपने मन से लिखोगे सही रहेगा। देखो ध्यान से सुनो, आपके सामने है पहला पी रोम, आप कहेंगे ऐसी रोम, सबसे पहले देखो इसका फुल फॉर्म लिखोगे, पी रोम का फुल फॉर्म पहले आप लिखोगे, इसका पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। फुल फॉर्म तो हम पता होगा ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ऐसी रोम जिसमें जो प्रोग्राम करने योग्य है, ऐसी रोम जो प्रोग्राम करने योग्य है, उसे हम पी रोम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका ईपी रोम, ऐसी प्रोग्रामेबल रोम जो इरेज करने भी योग्य है, लेकिन इरेज करना थोड़ा कठिन होता है, ईपी रोम कहलाती है। फिर आ जाते हैं ईईपी रोम, ऐसी प्रोग्रामेबल रोम जिसके डेटा को हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इरेज कर सकते हैं, इरेज करना काफी सरल होता है, ईईपी रोम कहलाती है। बनाओ अपने मन से डिफिनीशन। अब सबसे पहले हेडिंग डालो पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म लिखना, इसका पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। पी रोम का फुल फॉर्म लिख लिया, इसका पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ऐसी रोम जो प्रोग्राम करने योग्य होती है तथा इसके डेटा को मिटाया नहीं जा सकता, पी रोम कहलाती है। ऐसी रोम जो प्रोग्राम करने योग्य होती है तथा इसके डेटा को मिटाया नहीं जा सकता, पी रोम कहलाती है। के डेटा को मिटाया नहीं जा सकता, पी रोम कहलाती है। हो गया? ईपी रोम में क्या लिखा है? इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ऐसी प्रोग्रामेबल रोम जिसके जो इरेज करने योग्य होती है, लेकिन इरेज करना काफ़ी कठिन होता है, ईपी रोम कहलाती है। ऐसी प्रोग्रामेबल रोम जो इरेज करने योग्य होती है, लेकिन इरेज करना काफ़ी कठिन होता है, ईपी रोम कहलाती है। ईपी रोम कहलाती है।
EEPROM में लिखेंगे, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ये ऐसी प्रोग्रामेबल रोम होती है जिसके डेटा को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इरेज किया जा सकता है। इरेज करना काफ़ी सरल होता है, इसलिए इसको हम बुढ़ापा आ रहा धीरे धीरे, क्या है हो गया? नहीं हुआ अभी? कैंपर आया है ठंडा, गरम आएगा? नहीं भाई, लग गया 9 बजे, दूसरे से लगवा दिया है। बेटा आगे चलें, बहुत स्लो लिख रहे हो तुम लोग। हो गया ना? चलो ठीक है, एक बार मैच करना हो तो मैच कर लो कॉपी से। पहला है पी रोम, ऐसी रोम जो प्रोग्राम करने योग्य होती है, पी रोम कहलाती है। ठीक है, इसके डेटा को मिटाया नहीं जा सकता। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम, ऐसी प्रोग्रामेबल रोम जिसके डेटा को इरेज किया जा सकता है, इरेज करना काफ़ी कठिन होता है, ईपी रोम कहलाती है। ठीक है, ईपी रोम का फुल फॉर्म पता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम, ऐसी प्रोग्रामेबल रोम जिसके डेटा को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इरेज किया जा सकता है, इरेज करना काफ़ी सरल होता है। ठीक है, ईईपी रोम कहलाती है। ईईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा अगला सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। आगे जो आपने टॉपिक देखा, ये टॉपिक है आपका सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम आमतौर से क्या कह देते हैं, द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम द्वितीयक मेमोरी कह सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम आपसे ये बोलें, बताइए सेकेंडरी मेमोरी जो होती है मेरी, जैसे HDD हो गई, CD हो गई, DVD हो गई, ये वोलाटाइल होती है या नॉन वोलाटाइल होती है? नहीं, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ? 16 GB से 8 GB नहीं कर सकते मतलब? नहीं, वो तो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। नॉन वोलेटाइल कैसे है? नॉन वोलेटाइल 8 GB 16 GB कर सकते हैं, ये तुम्हारी बात बनी नहीं थोड़ी। कैसे है अपरिवर्तनशील? नहीं, अरे नॉन वोलेटाइल का हिंदी मतलब तो अपरिवर्तनशील हो गया, लेकिन है कैसे अपरिवर्तनशील ये बताओ हमें। HDD हो या SSD हो या CD हो, बेटा चाहे आपकी HDD हो, चाहे SSD हो, चाहे CD हो, क्या पावर कट होने पर डेटा चला जाता है? तो यही तो मतलब है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है? वो बता रहा 8 GB से 16 GB, वो पता नहीं क्या बताया था उसने, वो समय वही तो समझ में नहीं आया हमारे। ठीक है, तो पावर कट होने पर क्या हार्ड डिस्क से डेटा चला जाएगा? मान लीजिए मेरे क्लास स्टोर है या जो भी उसमें डेटा स्टोर है, क्या पावर कट करेंगे तो चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो जब पावर कट होने पर नहीं जाएगा तो इसका मतलब कौन सी मेमोरी है? वो नॉन वोलाटाइल। ठीक है, और अगर पावर कट हो जाने पर डेटा चला जाता है तो कौन सी होती? वोलाटाइल। ये किस मेमोरी के साथ होता है? पावर कट हो जाने पर रैम के साथ। रैम में जो डेटा चल रहा होता है, अगर लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो क्या होगा? रैम से तुरंत वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है,
और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप गेम खेल रहे हो तो और पावर कट हुआ, मोबाइल फोन से बैटरी खत्म हो गई, तो क्या जब आप स्टार्ट करोगे उसको दोबारा तो क्या वहीं गेम से स्टार्ट हो जाएगा? नहीं होता है ना। तो रैम जो होती है वो स्वतः डिलीट कर देता है, डेटा को उठा करके पहुंचा देता है वापस जहां से वो आया था। ठीक है, चलो हेडिंग डालो आप लोग बेटा। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी लिखो। इसे कंप्यूटर की द्वितीयक या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर की द्वितीयक या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर की द्वितीयक या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर की द्वितीयक या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर की नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। ये कंप्यूटर की नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। इस मेमोरी का यूज डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी का यूज डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी का यूज डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। नहीं वो नहीं, क्या कहते हैं, एक वीडियो आया तो उसमें नहीं कहता वो पेन चेक, अच्छा ये चाहिए तुम्हें, ये चाहिए तुम्हें, दवा निकाल लेता है वो 560 का बिल बन जाता है इतनी जल्दी। पेन चेक कर रहे थे भाई, लाइन तो खींची थी खाली, हो गया। तो देखो अगर बात आएगी सेकेंडरी मेमोरी की तो आपको बस इतना याद रखना है, सेकेंडरी मेमोरी डेटा को परमानेंट के लिए स्टोर करती है। ठीक है, और ये कौन सी मेमोरी है, वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल? नॉन वोलाटाइल। इसको आप एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हो, जैसे पेन ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव को बाहर से हम लगा सकते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी तो है। ठीक है, अगर हम आपसे ये बोलें कि क्या लैपटॉप या कंप्यूटर पेन ड्राइव के बिना चल सकता है? बिल्कुल चलेगा, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। पेन ड्राइव हम लगाएं चाहे ना लगाएं, ठीक है। पेन ड्राइव तो डेटा स्टोर करने के लिए होता है ना, तो डेटा को परमानेंट स्टोर करता है, लेकिन कुछ डेटा होना भी जरूरी है। अगर आप खुद ही सोचो कि जब कंप्यूटर हम ऑन करेंगे तो विंडो लोड होगी, और जब विंडो हार्ड डिस्क या एसएसडी में नहीं पड़ी होगी, किसी भी इंटरनल स्टोरेज या डिवाइस में नहीं पड़ी होगी, तो फिर वो जब लोड नहीं होगी तो ऑन भी नहीं होगा। तो कुछ हार्ड डिस्क होना या एसएसडी होना भी ज़रूरी है। प्राइमरी मेमोरी के साथ थोड़ी बहुत सेकेंडरी मेमोरी भी ज़रूरी है, और उसके बाद फिर आप एक्सटर्नल मेमोरी चाहे जितनी लगाओ, एसएसडी चाहो तो बाहर से लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपके बारे में सेकेंडरी मेमोरी में पहला ऑप्शन लिखा हुआ HDD, तो पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे HDD, और HDD के बारे में हम आपको बताएंगे पहले थोड़ा सा। सेकेंडरी मेमोरी क्लियर हो गया? सेकेंडरी मेमोरी का यूज डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जिसमें से पहला नंबर है आपका HDD, फुल फॉर्म होता है इसका हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब देखो एक पॉइंट थोड़ा सा मेरा सुन लो। पॉइंट ये है कि जब भी आपका कभी भी एग्जाम हो तो आपको दो चीज याद रखनी है, एक डिस्क याद रखना है और एक ड्राइव याद रखना है। क्या चीज? डिस्क। दोनों सही होते हैं, चाहे के बना दो चाहे सी बना दो, दोनों सही हो। ठीक है, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर आपके सामने, तो ये जैसे हमने आपके सामने दो वर्ड लिखे हुए, एक लिखा हुआ है डिस्क और एक लिखा हुआ है हमने ड्राइव। ये दोनों वर्ड आपको याद रखना है। ये दोनों वर्ड आपके क्या बताते हैं, इनसे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये दोनों वर्ड आपको ये बता रहे हैं कि डेटा परमानेंट स्टोर करने वाली कोई डिवाइस है। ठीक है, आप कोई भी ले लो, पीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? पेन ड्राइव। ड्राइव आ रहा है ना लास्ट में, डेटा को स्टोर करती है। आप HDD ले लो, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, डिस्क भी आ रहा है ड्राइव भी आ रहा है, डेटा को परमानेंट स्टोर करती होगी। SSD का फुल फॉर्म ले लो, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ड्राइव आ गया,
क्या होगा, मेमोरी स्टोर, डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी होगी, ठीक है। इसी तरह से आप एफडी ले लो, फ्लॉपी डिस्क, डिस्क आ गया, क्या होगा, डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी है, ठीक है। सीडी डिस्क आ गया, डीवीडी डिस्क आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी मेमोरी को देखो। अब हम ये क्यों आपको ये पॉइंट बता दिए, आप एग्जाम के लिए गए ट्रिपल सी के एग्जाम में, तो आपके सामने हो सकता है लिख कर आए इसमें से कौन सी मेमोरी नहीं है या इसमें से कौन सी मेमोरी है, ठीक है। ये ऑप्शन लिख करके आया, अब आपके सामने चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो आप उसमें से देख रहे हैं ना, डिस्क या ड्राइव वाले जो होंगे वो सभी आपकी मेमोरी होंगी, ठीक है, डिस्क और ड्राइव वाले। उसके अलावा कुछ होगा तो फिर वो आपका एक तरह से कुछ और हो सकता है, ठीक है। यूएसबी का तो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी तो बेटा ये यूएसबी की एसएसडी है, देख नहीं रहो सही से, यूएसबी वाली एसएसडी, ठीक है, यूएसबी वाली एसएसडी, या पीडी को हम बोल देते हैं यूएसबी ड्राइव। पीडी को अगर बोलेंगे तो सिर्फ यूएसबी नहीं बोलेंगे, यूएसबी तो फिर यूएसबी तो ये क्या कहते हैं, जो लैपटॉप में आपके बने होते हैं वही यूएसबी एक तरह से देखा जाए, ठीक है। तो यूएसबी तो वो है जो इंटरफेस करता है, जो उसको इंटरफेस करेगा, आपस में कनेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, फुल फॉर्म पूछ रहे थे, सोचो कोई डाउट आ गया इसलिए बताने। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। चलो अच्छा, अब हम बात करेंगे आगे एचडीडी के बारे में, ध्यान सुनो। एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, डेटा को ये परमानेंट स्टोर करता है, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या करता है, डेटा को परमानेंट स्टोर करता है, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ पॉइंट याद रख लेने हैं। पॉइंट क्या याद रखने हैं, सबसे पहले हार्ड डिस्क का नाम आपको याद रखना है, रैमैक। सबसे पहली हार्ड डिस्क का आपको नाम याद रखना है रैमैक। पहली हार्ड डिस्क का नाम क्या है, रैमैक है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें कॉमर्शियल हार्ड डिस्क में पहली हार्ड डिस्क का नाम, तो कॉमर्शियल हार्ड डिस्क में पहली हार्ड डिस्क का नाम है HT506। HT506, HT का मतलब हो गया यहाँ पे सिगेट। सिगेट नाम की एक कंपनी है, ठीक है, सिगेट नाम की एक कंपनी है, उसने ये बनाया एक तरह से। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लो, HDD के बारे में लिखवाते हैं। देखो इसका पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव है। ये डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। इसका पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव है। यह डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। यह डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। सबसे पहली हार्ड डिस्क 1956 में, सबसे पहली हार्ड डिस्क 1956 में रे जॉनसन नाम के इंजीनियर ने, IBM कंपनी ने डिजाइन की। सबसे पहली हार्ड डिस्क 1956 में, 1956 में, 1956 में रे जॉनसन नाम के इंजीनियर ने IBM कंपनी में डिजाइन की। IBM कंपनी में डिजाइन की, जिसका नाम क्या है, रैमैक है। IBM कंपनी में डिजाइन की जिसका नाम रैमैक है। सबसे पहली हार्ड डिस्क 1956 में रे जॉनसन नाम के इंजीनियर ने IBM कंपनी में डिजाइन की, जिसका नाम रैमैक है। रैमैक का फुल फॉर्म चाहो तो लिख लेना, रैंडम एक्सेस मीडिया एक्सेसिंग एंड कंट्रोलिंग। कह रहा बस रहने दो, अरे हमें खुद ही नहीं आता, इनका बता, भूल गए। हो गया। रैमैक का फुल फॉर्म लिख लेना बेटा, रैंडम एक्सेस मीडिया एक्सेसिंग एंड कंट्रोलिंग। लिखना पड़ेगा, तुम लोग इतने समझदार हो नहीं फिलहाल, जितना हम समझ लेते हैं तुम लोगों को। रेडी तो लिखना है, रैंडम एक्सेस मीडिया एक्सेसिंग एंड कंट्रोलिंग
कंट्रोलिंग। रैमैक का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मीडिया एक्सेसिंग एंड कंट्रोलिंग है। इसके बाद एक पॉइंट और लिखो, सबसे पहली कॉमर्शियल हार्ड डिस्क का नाम। पहले इतना नोट कर लो फिर बताना हमें। सबसे पहली कॉमर्शियल हार्ड डिस्क का नाम ये लिखा हुआ है ST506 है। ST506 है जिसे सीगेट कंपनी ने SEGATE सीगेट, जिसे सीगेट कंपनी ने 1980 में डिज़ाइन की, जिसे सीगेट कंपनी ने 1980 में। क्यों चलना है उसका रीज़न है, तो हम लोगों को 10 मिनट हमने बर्बाद किए इस चक्कर में। वो फिर आगे वाले फिर वो उसमें उतर आएंगे, क्या कहते हैं उसको, विद्रोह में। चलो अच्छा फिर से बोलते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने आपको बताया है क्या कहते हैं, किसके बारे में चल, अरे रुक जाओ सब्र कर लो थोड़ा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा तो आपका चल रहा है HDD, ठीक है। तो हमने आपसे बताया HDD डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए यूज होती है। फिर इसके बाद हमने बताया सबसे पहली आपकी हार्ड डिस्क का नाम रैमैक है, जिसे किसने डिजाइन किया, रे जॉनसन नाम के इंजीनियर ने 1956 में डिजाइन किया। कहाँ डिजाइन किया, IBM कंपनी में डिजाइन किया। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। IBM का फुल फॉर्म होगा बेटा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वहां पे डिजाइन की गई। आज भी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन चलती हैं आपकी, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड सारा कुछ वहां पे बनकर तैयार होता है, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजी उसमें आती है। इसके बाद हमने आपको लिखवाया है कि सबसे पहली कॉमर्शियल हार्ड डिस्क का नाम ST506 है। सबसे पहली, हाँ उसी के नीचे लिखना था, सबसे पहली कॉमर्शियल हार्ड डिस्क का नाम ST506 है, जिसे सीगेट कंपनी ने 1980 में डिजाइन की, जिसे का नाम ST506 है। सबसे पहली कॉमर्शियल हार्ड डिस्क का नाम ST506 है, जिसे सीगेट कंपनी ने 1980 में डिजाइन की। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। रैमैक RAMAC, रैमैक हार्ड डिस्क में मात्र 5 MB, रैमैक हार्ड डिस्क में मात्र 5 MB तक का डेटा स्टोर होता था। 5 MB तक का डेटा स्टोर होता था। पाँच MB तक का डेटा स्टोर होता था। लिख लिया, क्या लिखा है, जिसमें कितना था 5 MB। MB का फुल फॉर्म बताया ना आप लोगों को, मेगाबाइट, ठीक है। 5 MB तक का डेटा स्टोर होता था, किसमें, रैमैक में। अब देखो पहले के टाइम पे हमने आपसे बताया था, जो आप प्रेजेंट टाइम पे हार्ड डिस्क चल रही छोटी छोटी सी आपकी 1 TB तक की चल रही, ठीक है। पहली हार्ड डिस्क आपकी 5 MB, 17 MB, 16 MB, ठीक है, इस तरह से चला करती थी। फ्लॉपी डिस्क आया करती थी, वो तो MB में चलती थी, कि 220 KB से लेकर के 7.4 MB तक, ठीक है, इस तरह से चला करती थी। और इसके साइज काफ़ी बड़े हुआ करते थे, यानी कि समझ लो जो पहली ये हार्ड डिस्क बन के तैयार हुई थी, इसको 2 लोग उठा कर लेकर के जाते थे, इतनी बड़ी हुआ करती थी। और 2000 सालाना डॉलर पे किराए पे ली जाती थी, ठीक है, $2000 सालाना किराए पर। अब देखो अगर हम बात करें तो ये सालाना किराए पे जो ले रहा है, कौन ले रहा था, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई ले रहा हो, ये था एक तरह से गवर्नमेंट के लिए।
जो भी कंप्यूटर बन रहे थे स्टार्टिंग में, जो भी कंप्यूटर की डिवाइसेस बन रही थी, ये किसी स्पेशली पर्सन के लिए तो बन नहीं रही थी। ये किसके लिए बन रही थी? ये बन रही थी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है, उसके लिए बन रही थी। तो पहला जो बन के तैयार हुआ उसका साइज बहुत बड़ा हुआ था, ठीक है, और डेटा कम स्टोर करती थी। अब साइज धीरे धीरे कम हो गया और डेटा स्टोर करने की क्षमता बढ़ गई, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अच्छा, अब आगे इसी में लिख लो, HDD के आगे थोड़ा सा लिख लो, टाइप्स ऑफ HDD, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, टाइप्स ऑफ HDD, टाइप्स ऑफ HDD लिखो। HDD निम्नलिखित प्रकार की होती है। HDD निम्नलिखित प्रकार की होती है। अरे बस करो भाई। नोट करो बेटा, आटा पाटा साटा नाम है इसके हार्ड डिस्क। एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट 1990 में आई, फिर पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट 1995 में, और फिर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट जो 2000 में आई, ठीक है, और अभी भी यूज होती है। साटा हार्ड डिस्क आपकी प्रेजेंट टाइम पे यूज होती हैं। साटा केबल आती है, उस केबल के माध्यम से आपस में इंटरफेस कराया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये बेटा जैसे है आपके सामने, इसको क्या बोलेंगे? हार्ड डिस्क। ये है आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है, ये हार्ड डिस्क है। यहाँ पे अगर आप, वैसे तो दिखेगा नहीं लेकिन हम कह दे रहे हैं, कह देना कि हाँ दिख गया, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपका लिखा हुआ है सीरियल, S बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है आटा। तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट यानी कि ये साटा हार्ड डिस्क है, ठीक है। ये जो हार्ड डिस्क है देखो लिखा होता है, जब आप कुछ परचेज करोगे तो उसमें खुद ही लिखा होगा कि कौन सी हार्ड डिस्क है। तो ये आपके जो हार्ड डिस्क है इसमें लिखा हुआ है साटा हार्ड डिस्क। तो 2000 के बाद से ये चल रही है, तो 2000 में बाकी तो पुरानी वाली वो गायब हो गई धीरे धीरे, ये चल रही है साटा हार्ड डिस्क। तो साटा SSD भी आती है, NVMe SSD आने लगी है, ठीक है। तो ये आपकी साटा हार्ड डिस्क है जिसमें हम किसके माध्यम से इंटरफेस कराते हैं? ये आपने एक केबल देखना है, ये केबल है आपकी साटा केबल, ठीक है। ये केबल आपकी साटा केबल है जिससे हम हार्ड डिस्क में और अपने मदरबोर्ड में, ये देखो पोर्ट बने होते हैं, ये साटा पोर्ट है, इनको बोलेंगे हम साटा पोर्ट। और ये आपकी साटा हार्ड डिस्क है और साटा ये केबल है। इसके माध्यम से हम इस हार्ड डिस्क को किस में कनेक्ट करेंगे? अपने मदरबोर्ड में, ठीक है। और डेटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जब ये मदरबोर्ड में कनेक्ट होगा तभी तो जो भी कंप्यूटर में होगा डेटा, तभी तो हम देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क में क्या क्या डेटा है। तो कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे हम? साटा केबल का, ठीक है। और साटा हार्ड डिस्क होगी तो साटा केबल लगेगी, किस में लगाएंगे हम? साटा पोर्ट में। देखो एक ये पोर्ट है, एक ये, दो ये हैं और एक ये है और एक ये, ठीक है। अब इससे आपके एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आपसे बोला जाए कि एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम में, एक नॉर्मल पीसी में कितनी हार्ड डिस्क लगाई जा सकती हैं? 4। एक नॉर्मल पीसी में या एक कंप्यूटर सिस्टम में कितनी हार्ड डिस्क लगाई जा सकती हैं? 4 लगाई जा सकती हैं। नॉर्मल, सर्वर वाला नहीं होगा, सर्वर वाले में तो अनलिमिटेड लगाई जा सकती हैं, लेकिन नॉर्मल वाले में 4। कौन कौन सी? एक होती प्राइमरी मास्टर, प्राइमरी स्लेव, एक होती सेकेंडरी मास्टर, सेकेंडरी स्लेव, ठीक है। अभी इसके बारे में लिखवा देंगे हम।
मतलब आपको ये याद रखना है 4 हार्ड डिस्क लगाई जा सकती हैं। और नेटवर्क या सर्वर में, सर्वर कंप्यूटर या आपके क्या कहते हैं सुपर कंप्यूटर में अनलिमिटेड लगाई जा सकती हैं। ठीक है, उसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है, उसमें आप जितनी चाहो उतनी आप हार्ड डिस्क लगा सकते हो। ठीक है, और लिख लो यूएसबी, यूएसबी हार्ड डिस्क लिख लो, यूएसबी हार्ड डिस्क। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। और एचडीडी का हार्ड डिस्क ड्राइव। SCSI लिख लो, SCSI। चलो इसका फुल फॉर्म भूल गया। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। SCSI फुल फॉर्म स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है, कुछ और है, देख लो। देख लेना, इंटरफेस है ना, फिर ठीक। और ये लिख लेना इसी में SCSI हार्ड डिस्क सर्वर कंप्यूटर में लगाई जाती हैं। SCSI हार्ड डिस्क को सर्वर कंप्यूटर में लगाई जाती हैं। सर्वर कंप्यूटर में लगाई जाती हैं। SCSI हार्ड डिस्क सर्वर कंप्यूटर में लगाई जाती हैं। उसी का आगे लिख लो, एक नॉर्मल पीसी में 4 हार्ड डिस्क लगाई जा सकती हैं। उसी के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना, एक नॉर्मल पीसी में 4 हार्ड डिस्क लगाई जा सकती हैं। नंबर 1 प्राइमरी मास्टर, प्राइमरी स्लेव, सेकेंडरी मास्टर, और सेकेंडरी स्लेव। इतना नोट कर लो, ठीक है, बाकी फिर कल करवाएंगे।